नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होगा, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज क्लास 11th में फिजिक्स पढ़ने की बारी है और माफ कीजिएगा, केमिस्ट्री पढ़ने की बारी है। और केमिस्ट्री का आज हम लोग पहला लेसन शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्लास 11th, सब्जेक्ट क्या है? केमिस्ट्री। सब्जेक्ट केमिस्ट्री। पिछले दिन केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़े थे? आवर्त सारणी पढ़े थे ना, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, बहुत बढ़िया। पीरियोडिक टेबल देखे थे पिछले दिन हम लोग। आज हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, पहला चैप्टर शुरू करेंगे, लेसन 1 शुरू करेंगे, जिसका नाम है लेसन 1, जिसका नाम है रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। कुछ मूलभूत अवधारणाएं यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने वाले हैं। आप सभी विद्यार्थियों से एक निवेदन है मेरा कि अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा वॉच करिए। 30 से 45 मिनट का समय अपने भविष्य को बनाने के लिए अवश्य लगाइए। अगर आपके पास उतना भी समय नहीं है तो कृपया करके वीडियो को अवॉइड करिए, क्योंकि ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है जो अपने भविष्य को बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को बनाने के लिए कुछ समय लगाते हैं। तो आपके पास अगर टाइम है तो इस वीडियो को देखिए, नहीं है तो बिल्कुल अवॉइड करिए ना, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे कुछ सीख नहीं पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि ये चैप्टर का नाम है रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इसका क्या मतलब है? पहले चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं, अब फिर शुरू से इसको शुरू करेंगे। देखिए, रसायन शास्त्र तो आप समझ रहे हैं, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना। रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत मतलब होता है फंडामेंटल अवधारणाएं, माने कॉन्सेप्ट। यानी आप केमिस्ट्री पढ़ने की यात्रा शुरू कर रहे हैं और ऐसे में केमिस्ट्री के कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट होगा जिसको पढ़ना, जिसको समझना बहुत जरूरी है। ऐसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे जिसको बिना पढ़े आप केमिस्ट्री की अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पहला चैप्टर बनाया गया है रसायन शास्त्र के कुछ मूलभूत अवधारणाएं, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जाएगी इस चैप्टर में। शुरू से बात को शुरू करते हैं, शुरू यहीं से करेंगे हम कि भाई ये रसायन शास्त्र क्या होता है ना, रसायन शास्त्र क्या होता है, रसायन विज्ञान क्या होता है। तो सबसे पहला जो आप सवाल लगाएंगे इस चैप्टर में वो क्या लगाएंगे? रसायन शास्त्र क्या है या रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, राइट? क्या सवाल लगाओगे? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान बोले तो केमिस्ट्री क्या चीज होती है, इस बात को पहले आपको समझना पड़ेगा। देखिए, रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान पदार्थों का विज्ञान है, जिसमें हम पदार्थों के बनावट, उसकी विशेषता और उससे संबंधित अध्ययन करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में भी हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो कुछ मुख्य बातें आपको याद रखना, क्या क्या? एक तो याद रखना पदार्थ की बनावट, दूसरी उसकी विशेषता, और क्या याद रखना है? उसमें होने वाली विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। किसमें अध्ययन करते हैं? रसायन विज्ञान में। यानी आप इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? रसायन विज्ञान क्या है तो आप लिख सकते हो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की बनावट, उसकी विशेषताएं एवं विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं का
विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम पदार्थों के बनावट, उसकी विशेषता और विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक बात। अब देखिए इसमें एक चीज जो आ रहा है बार बार, वो क्या आ रहा है जानते हैं? वो आ रहा है कि पदार्थों का अध्ययन। बार बार एक बात की जिक्र हो रही है और वो कौन सा वर्ड है? पदार्थों के बारे में बात हो रही है। यानी अब आगे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करने वाले हैं? पदार्थ के बारे में, कि पदार्थ क्या चीज होती है ना। आगे जो डिस्कस करेंगे वो पदार्थ। पदार्थ बोले तो मेटर, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मेटर बोलते हैं ना। देखिए पदार्थ किसको कहते हैं? हमारे आसपास की जो भी चीज है, हवा, पानी, पुस्तक, कुर्सी, ईंट, पत्थर, मकान, पेड़ पौधे, जो भी चीज हम देख रहे हैं वो सारे के सारे क्या है? पदार्थ है। पदार्थ कहलाने के लिए दो चीज होना जरूरी है। पहला, एक तो उसमें द्रव्यमान होना चाहिए और दूसरा उसके स्थान घेरना चाहिए, मतलब वो जगह घेरे। तो ये दो चीज जिसमें दो क्राइटेरिया जिसमें, उसको हम पदार्थ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पदार्थ। यानी पदार्थ की परिभाषा आप क्या कह सकते हो? वैसा वस्तु जिसका क्या हो? द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे, जो क्या करे? स्थान घेरे, उसे पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ, या इसी को द्रव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य। उसे पदार्थ कहते हैं। बस दो बात आपको याद रखना है, एक तो उसका द्रव्यमान होना चाहिए और दूसरा क्या करना चाहिए? स्थान घेरना चाहिए। अगर दो चीज है तो उस चीज को आप क्या बोलोगे? उस चीज को आप बोलोगे कि वो पदार्थ है। उदाहरण की अगर बात करें तो आपके आसपास जितना भी चीज है वो क्या है? सारे के सारे पदार्थ है। वायु में भी द्रव्यमान होता है। अब वायु भी जगह घेरता है तो वायु भी क्या है? पदार्थ है। जल, किताबें, लोहा आदि, ये जितने भी हमारे आसपास की चीजें हैं वो सारे क्या है? पदार्थ है। बात यहां तक की समझ में आती है? अब देखिए हम लोग ना पदार्थ को बांटेंगे। पदार्थ को क्या करेंगे? बांटेंगे। देखिए वर्गीकरण चाहे घर में हो या फिजिक्स केमिस्ट्री भी हो, हर बंटवारे के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बंटवारे के कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। तो उस कारण को समझेंगे, उस आधार को समझेंगे और पदार्थ का हम क्या करेंगे? बंटवारा करेंगे। यानी यहां पे पदार्थ की हम प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यहां पे हम पदार्थ के प्रकार पढ़ेंगे। पदार्थ के प्रकार। यहां से आगे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? पदार्थ के प्रकार के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ मेटर। टाइप्स ऑफ मेटर। लेकिन यहां पर एक सवाल जो आएगा बार बार वो ये आएगा कि भाई साहब हम बांट रहे हैं किस आधार पे? देखिए हम अवस्था के आधार पे पदार्थ की बंटवारा यहां पे करने जा रहे हैं। किसके आधार पे बताइए? अवस्था के आधार पे। किसके आधार पे? अवस्था के आधार पर। अब मन में एक सवाल आपके आ रहा होंगे कि सर अवस्था किसको कहते हैं? देखिए अवस्था मतलब तो वैसे होता है स्थिति, लेकिन अवस्था जो बात यहां पे मैं समझाना चाह रहा हूं, उस अवस्था का मतलब होता है कमरे के ताप पर कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ किस रूप में दिखाई पड़ रहा है, उसको हम कहते हैं अवस्था। यानी अवस्था जब बोलूं ना तो आपके माइंड में एक बात चलनी चाहिए, और वो क्या चलना चाहिए? कि कमरे के ताप पर
हाँ, तो मैं बात कर रहा था पदार्थ के प्रकार के बारे में। देखिए, पदार्थ का प्रकार हो चाहे किसी भी चीज की प्रकार की बात कर रहे हो आप, प्रकार बिना आधार का नहीं होता है। यानी आधार हमने क्या लिया यहाँ पे, अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार की बात करेंगे। उससे पहले आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये बताओ अवस्था क्या होती है। जब भी बात अवस्था की आएगी ना, तो अवस्था का मतलब होता है स्थिति, लेकिन केमिस्ट्री में अवस्था का मतलब समझिए कि कमरे के ताप पर कोई पदार्थ जिस रूप में दिखाई पड़े वो उसकी अवस्था है। कमरे की ताप होती है 25 डिग्री सेल्सियस। कितना होती है? औसतन 25 डिग्री सेल्सियस ताप। यानी 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर कोई भी पदार्थ जिस रूप में दिखाई पड़ता है, आप समझ जाइए उस पदार्थ की वो अवस्था है। यानी कमरे के ताप पर कोई भी पदार्थ जिस रूप में आपको दिखाई पड़े वो उसकी अवस्था है। तो जब भी अवस्था बोलूं तो आपके दिमाग के बैकग्राउंड में चलना चाहिए कि कमरे के ताप पर कोई भी पदार्थ जिस रूप में दिखाई पड़ता है वो उसकी अवस्था है। यानी अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला भाग का नाम है ठोस अवस्था। पहला भाग का नाम है ठोस, दूसरा भाग का नाम है द्रव और तीसरा भाग का नाम है गैस। बताइए, अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के हो गए? अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के हो गए। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। बहुत बढ़िया। आइए अब ये तीनों को समझते हैं कि ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है। देखिए, ठोस के अच्छा, इससे पहले ठोस, द्रव और गैस समझाऊं उससे पहले एक वर्ड अभी आएगा जिस वर्ड का नाम होगा अवयवी कण। ये समझ लो, अवयवी कण आपको बहुत जगह मिलेगा। अवयवी कण या इसी का दूसरा नाम है संघटक कण। संघटक कण। देखिए, अवयवी कण का मतलब क्या होता है? ऐसा कण जो मिलके कोई पदार्थ बनाता है। यानी इस दुनिया का कोई भी पदार्थ जिन चीजों से मिलकर बनती है वो उसके लिए संघटक कण है। उदाहरण के तौर पे अगर दीवार को मैं एक पदार्थ मानूं तो दीवार किन किन चीजों से मिलकर बना है? ईंट, बालू, सीमेंट, रॉड्स, जितने भी चीज से मिलकर वो दीवार बनी है वो सारे चीज उस दीवार के लिए कहलाएगा अवयवी कण या संघटक कण। कहने का मतलब है कोई भी पदार्थ जिन चीजों से मिलकर बनती है वो उसके लिए क्या है? संघटक कण है या उसके लिए अवयवी कण है। ध्यान रखिएगा, जब भी अवयवी कण बोलूंगा तो आपके दिमाग में ये बात चलना चाहिए। ठीक है। देखिए, ठोस के जो अवयवी कण है वो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। ये गोला बना रहा हूं ना, तो गोला का मतलब समझ जाओ कि ये अवयवी कण है। और किसके अवयवी कण में बना रहा हूं? ये मैं बना रहा हूं ठोस के अवयवी कण। यानी ठोस के अवयवी कण काफी निकटता से सजे होते हैं, काफी निकट होते हैं। अगर मैं बात करूं द्रव के अवयवी कण की, कि द्रव के अवयवी कण कैसे होते हैं, तो ध्यान देंगे जरा कि द्रव के अवयवी कण ठोस की कंपेयर में दूर दूर होता है। द्रव के अवयवी कण ठोस की कंपेयर में क्या होता है? दूर दूर होता है। और यही अगर मैं बात कर लूं गैस की, किसकी बात कर लूं? गैस की मैं बात कर लूं, यही मैं गैस की मैं बात करूं तो गैस के अवयवी कण तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इसके अवयवी कण कितना दूर दूर में होता है। देखिए, यहाँ पे 3 चित्र मैंने बनाया। ये मैंने बनाया ठोस के लिए, ये मैंने बनाया द्रव के लिए और ये बनाया गैस के लिए। अब तीनों में अवयवी कण को चेक करिए। ठोस के अवयवी कण आप देख सकते हैं कि काफी निकट निकट है। ठोस के अवयवी कण काफी निकट निकट है, यानी अवयवी कण के बीच न दूरी नगण्य है। अवयवी कणों के बीच में दूरी क्या है? नगण्य, मतलब बहुत निकटता से बंधे हुए। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अवयवी कण है, अवयवी कणों के बीच, अवयवी कणों के बीच, अवयवी कणों के बीच अति अल्प दूरी है। अति अल्प दूरी है, मतलब जो दूरी है वो बहुत ही कम है, जिसके वजह से इसके कणों के बीच लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल काफी मजबूत है। अंतराण्विक आकर्षण बल क्या है? काफी
मजबूत है। क्यों मजबूत है भाई साहब? इसलिए मजबूत है क्योंकि इसके अवयवी कणों के बीच नगण्य दूरी है, ना के बराबर दूरी है, काफी निकटता से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसके बीच लगने वाले जो आकर्षण बल है वो भी काफी मजबूत होता है। अब जब इसके एक अवयवी कण दूसरे अवयवी कण को काफी मजबूत से बंधा रहेगा तो इसके अवयवी कण गति नहीं कर सकता, प्रवाह नहीं कर सकता है। और जब इसके अवयवी कण प्रवाह नहीं कर सकता है, इसका तात्पर्य है कि इसके आकृति और आयतन दोनों निश्चित होंगे। अतः क्या कह सकते हैं कि इसके आकृति एवं आयतन दोनों क्या होगा? इसका आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होगा, मतलब ये बदलेगा नहीं, निश्चित। आकृति एवं आयतन दोनों क्या हो जाएंगे? निश्चित हो जाएंगे। क्यों निश्चित होंगे भाई साहब? इसलिए निश्चित होंगे क्योंकि इसके अवयवी कणों के बीच में बहुत कम दूरी है, तो जिसके वजह से लगने वाले आकर्षण बल काफी मजबूत है। डियर, अगर इसमें मैं आऊं तो अवयवी कणों के बीच की दूरी थोड़ा अधिक है, यानी अवयवी कणों के बीच की दूरी थोड़ा ज्यादा है। किसके तुलना में? ठोस की तुलना में ज्यादा है भाई साहब। तो ठोस की तुलना में जब अवयवी कणों के बीच की दूरी ज्यादा है तो इसके बीच लगने वाले जो आकर्षण बल है वो कम हो जाएगा। अब कम होने की वजह से इसके अवयवी कण गति करता है। इसके अवयवी कण क्या करता है? गति करता है। अवयवी कण गतिमान होता है, या बोलते प्रवाह करता है। क्या करता है? प्रवाह करता है। यानी जब अवयवी कण इसके प्रवाह करेंगे तो आकृति तो निश्चित होंगे नहीं, यानी इसके आकृति निश्चित नहीं होते हैं। इसके आकृति निश्चित नहीं होते हैं। लेकिन आयतन क्या होता है? आयतन निश्चित होता है। क्यों? आयतन इसलिए निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब होता है कोई भी पदार्थ कुल जितना जगह घेरता है वो उसका आयतन है। तो अवयवी कण जितना है उतना अवयवी कण रहता है, वो बढ़ता घटता नहीं है। जितना जगह यहां घेरेगा उतना ही जगह किसी और बर्तन में ये घेरेगा। मतलब इसका अवयवी कण प्रवाह जरूर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अवयवी कणों के जो घेरने की क्षमता है, जगह घेरने की क्षमता है, वो कम ज्यादा होगा। अगर बात आयतन इसके क्या होता है? निश्चित होते हैं। भले आकृतियों निश्चित होती है लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। अगर अब मैं बात करूं आपसे कि बाबू इस गैस की बात करूं मैं, तो इसके अवयवी कण काफी दूर दूर होते हैं, काफी सबसे द्रव और ठोस की तुलना में काफी दूर दूर होते हैं इसके अवयवी कण। ठीक बात। जब काफी दूर दूर होते हैं तो इसके अवयवी कणों के बीच लगने वाले बल भी बहुत कमजोर होता है, और बल कमजोर होने की वजह से इसके बीच कभी कभी प्रतिकर्षण भी होता है। यानी कि ना इसके आकृति निश्चित हो पाते हैं और ना ही आयतन निश्चित हो पाते हैं, यानी दोनों निश्चित होते हैं। क्या कह सकते हैं? इसके आकृति एवं आयतन दोनों क्या हो जाता है? दोनों अनिश्चित हो जाता है। क्या हो जाता है? दोनों अनिश्चित हो जाता है। अनिश्चित हो जाता है। दोनों अनिश्चित हो जाता है। कारण क्या है? कारण है, सबके कारण को अगर हम समझे कि तीनों में कारण क्या है, तो आइए नेक्स्ट पेज पे। अगर हम बात करें ठोस की, तो ठोस की परिभाषा क्या होगा? ठोस की परिभाषा होगा वैसा पदार्थ की वह अवस्था। हाँ, क्या कह सकते हैं ठोस के लिए? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। आकृति और आयतन दोनों क्या होता है? दोनों निश्चित होता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ठोस। उसे क्या कहते हैं? ठोस कहा जाता है। दोनों अगर निश्चित होता है तो उसे क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। यही बात अगर द्रव के लिए किया जाए, द्रव के लिए तो सेम बात होगी। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकृति क्या हो, आप लिखेंगे आकृति अनिश्चित हो,
अनिश्चित का मतलब जिस पात्र में रखेंगे पात्र के हिसाब से होगा, लेकिन आयतन की बात करें तो आयतन क्या होगा, निश्चित होगा, उसको क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। सेम यही लाइन आप लिखिएगा, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ की आकृति अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है उसे द्रव कहा जाता है। लेकिन यही बात अगर आपसे पूछा जाए गैस के लिए, तो आप गैस के लिए क्या लिखोगे, गैस के लिख लेना पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों बात, क्या क्या लिखोगे, आकृति एवं आयतन दोनों, आकृति एवं आयतन दोनों क्या हो, दोनों अनिश्चित हो, दोनों क्या हो, दोनों अनिश्चित हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम गैस कहेंगे। ठीक है, लेकिन अब सवाल आता है कि क्या कारण क्या है, तो कारण देखिए, कारण अगर समझना चाहते हैं तीनों में तो कारण समझिए। ठोस में कारण क्या है कि इसके जो अवयवी कण है, इसके कौन सा कण है, इसके अवयवी कण, अवयवी कण काफी निकट निकट है, इसके अवयवी कण क्या है, काफी निकट निकट है। निकट होने का मतलब क्या, काफी नजदीक नजदीक है ना, काफी निकट निकट है। अब निकट निकट होने से क्या हुआ भाई, जब अवयवी कण निकट निकट है तो उसके बीच, यानी किसके बीच, अवयवी कणों के बीच, यानी उसके बीच लगने वाले, उसके बीच लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल, माने अणुओं के बीच जो बल लग रहा है, अंतराण्विक आकर्षण बल काफी मजबूत होता है। क्या होता है बताओ, काफी मजबूत होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल काफी क्या होता है, मजबूत होता है। और जब अंतराण्विक आकर्षण बल मजबूत होगा तो अवयवी कण प्रवाह नहीं कर पाएगा, स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाएगा, यानी इसके आकृति क्या होंगे, आकृति निश्चित होंगे। ठीक बात। अब इसमें कारण क्या है, इसका अगर कारण समझने की कोशिश करें तो इसका कारण है कि इसके अवयवी, अवयवी कणों की, अवयवी कणों के बीच ठोस की तुलना में, ठोस की तुलना में अधिक दूरी होता है। इसके अवयवी कणों में देखें तो अधिक दूरी होता है। दूरी होने के वजह से बल का मान जो है वो बल कम हो जाता है, माने जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो कम हो जाता है, जिसके वजह से अवयवी कण इसके प्रवाह करते हैं। अब प्रवाह करने की वजह से इसकी आकृति निश्चित नहीं होते हैं। अगर गैस की बात करें तो इसके जो अवयवी कण है, अवयवी कणों के बीच की दूरी काफी अधिक है, काफी क्या है, काफी अधिक है। और जब दूरी काफी अधिक है इसका मतलब है कि बल बहुत कम लगेगा। बल क्या होगा, बहुत कम लगेगा। जब बल बहुत कम लगेगा तो ना ही इसके आकृति निश्चित होते हैं और ना ही आयतन निश्चित होते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलो बहुत बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ठोस, द्रव और गैस ये तीनों बात बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी जो मैंने पदार्थ के बंटवारा किया वो पदार्थ की बंटवारा अवस्था के आधार पे किया था। अब पदार्थ को उसकी रासायनिक संरचना यानी उसके बनावट के आधार पे करेंगे पदार्थ का बंटवारा। यानी फिर से हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ के प्रकार, लेकिन अब की बार आधार अलग होगा, मतलब कारण अब की बार अलग होगा, है ना। फिर से हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, पदार्थ के प्रकार। फिर से हम लोग पढ़ रहे हैं पदार्थ के प्रकार के बारे में। ठीक है, पदार्थ के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैटर पे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ मैटर पे बात की जाएगी। किस पे बात की जाएगी, टाइप्स ऑफ मैटर पे। अब जो पदार्थ की बंटवारा होगी यहां पे बनावट के आधार पे कर रहे हैं कि पदार्थ बना हुआ कैसे है, उसकी रासायनिक संरचना के आधार पे हम पदार्थ का वर्गीकरण कर रहे हैं। और इस आधार पे देखें तो पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, दो भागों में। एक है पदार्थ का भाग मिश्रण, है ना, मिश्रण मतलब मिलावट, मिक्सचर। पदार्थ का एक भाग है मिक्सचर, ठीक है। और पदार्थ का जो दूसरा भाग है उसको कहते हैं शुद्ध पदार्थ। उसको क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं उसको, यानी प्योर मेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्योर मेटर, है ना, प्योर मेटर कहते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। देखिए
और यहां से आगे अगर बढ़े, थोड़ा बंटवारा की और सिलसिला को आगे बढ़ाए, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण भी कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होते हैं विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण यानी कि हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, शुद्ध पदार्थ को भी आगे हम लोग बंटवारा करेंगे, जो कि दो भागों में बटेगा। और कौन कौन वो है? एक है तत्व यानी कि एलिमेंट, एक है तत्व यानी कि एलिमेंट, और दूसरा है मिश्रण, सॉरी माफ कीजिएगा, यौगिक। दूसरा है यौगिक, दूसरा क्या है? यौगिक यानी कि कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड। ठीक है, यहां तक की बात समझते हैं। पहले पदार्थ को बनावट के आधार पर देखिए तो कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। मिश्रण मतलब क्या होता है? मिलावट, अभी हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण का मतलब। और एक है शुद्ध पदार्थ यानी प्योर मैटर। मिश्रण का फिर दो भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर, और विसमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। शुद्ध पदार्थ को आगे दो भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। तत्व यानी एलिमेंट और यौगिक यानी कंपाउंड। चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिश्रण का मतलब क्या होता है ना। मिश्रण को समझते हैं हम लोग। क्या समझते हैं बताइए? मिश्रण को समझते हैं। मिश्रण बोले तो मिक्सचर, मिश्रण बोले तो मिक्सचर, है ना। वीडियो में एकदम बने रहना है, पूरी वीडियो को देखना है, तभी बातें समझ में आएगी। देखिए मिश्रण मतलब ऐसे होता है मिलावट, मिश्रण मतलब मिलावट, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलते हैं तो उस बात को हम क्या बोलेंगे? मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलावट को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। मिश्रण हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो मिश्रण के उदाहरण होते हैं। जैसे वायु, उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विभिन्न प्रकार के गैस के मिलावट है। चाय बना के पीते हैं, चाय भी मिश्रण है। चीनी में पानी घोल के पीते हैं, वो भी एक मिश्रण है। मतलब मिश्रण कई प्रकार के होते हैं। यानी मिश्रण की परिभाषा सीधी सी कहेगा, दो या दो से अधिक, दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलावट को, मिलावट को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थ के मिलावट को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि दो या दो से अधिक पदार्थ को मिला दो भैया तो हो जाएगा मिश्रण। अब ऐसे अगर बात करें कि मिश्रण कितने प्रकार के, तो मिश्रण दो प्रकार के। कौन कौन है? एक है समांगी मिश्रण। कौन मिश्रण? समांगी मिश्रण। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है विसमांगी मिश्रण। दूसरा कौन सा मिश्रण है बताओ? विसमांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण और दूसरा कौन सा मिश्रण है? विसमांगी मिश्रण है। यहां तक की बात समझ में आ रही है? आ रही है। अब समझते हैं समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए समांगी मिश्रण का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़े से समझेंगे हम लोग। एक बर्तन ले लो, आप क्या करो, एक बर्तन ले लो और इस बर्तन में ना आप पानी भर लो। क्या भर लो इस बर्तन में बताओ? इस बर्तन में आपको पानी भर लेना है। ठीक है, इस बर्तन में आपको जल, वाटर ले लेना है। ठीक है, इसमें पानी भर देना है आपको। ठीक है, और पानी भरने के बाद आपको क्या करना है? इसमें चीनी घोल देना है, बढ़िया से एकदम चीनी मिक्स कर देना है। जल में चीनी को मिक्स कर देना है, जल प्लस चीनी। ठीक है, दोनों आप मिक्स कर दीजिए, बढ़िया से एकदम मिक्स कर दीजिए। जब बढ़िया से ये मिल जाएगा तो ऊपर से आप एक चम्मच निकाल करके टेस्ट करोगे, वही टेस्ट। बीच से एक चम्मच निकाल कर टेस्ट करोगे, उतना ही मिठास। नीचे से एक चम्मच निकाल कर टेस्ट करोगे, उतना ही मिठास। यानी कि एक ऐसा मिश्रण बना जिसके संपूर्ण भाग का मिलावट एक समान है। तो ऐसे मिश्रण को कहते हैं समांगी मिश्रण। क्यों? क्योंकि समांगी का अर्थ ही है समअंगी, समजोड़ अंगी। सम मतलब होता है समान और अंगी मतलब अंग, यानी ऐसा मिश्रण जिसके संपूर्ण अंग का मिलावट यानी बनावट एक समान हो। माने रासायनिक गुण अगर चेक करें कहीं का भी तो एक समान मिलता है, तो ऐसे मिश्रण को कहते हैं समांगी मिश्रण। और याद रखिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों के जो समांगी मिश्रण होते हैं उसको विलयन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, है ना। तो समांगी मिश्रण की डेफिनेशन क्या तैयार हो गया? दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण
दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जो संपूर्ण मिश्रण में अगर हम देखें तो एक समान मिलावट हो, एक समान रासायनिक गुण हो, तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। यानी कि वैसा मिश्रण, क्या बोलेंगे? वैसा मिश्रण जिसके, वैसा मिश्रण जिसके संपूर्ण, संपूर्ण माने पूरा, संपूर्ण भाग का मिलावट, मतलब एक जैसा मिला हो ना, संपूर्ण भाग का मिलावट, मिलावट बोले तो रासायनिक गुण की बात हो रही है। यहाँ पे कौन सी गुण की बात हो रही है? रासायनिक गुण की बात हो रही है। वैसा मिश्रण जिसके संपूर्ण भाग का मिलावट एक समान हो। कैसा हो? एक समान हो, एक समान हो, उसे क्या कहेंगे? उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समांगी मिश्रण कहा जाता है। समांगी मिश्रण कहा जाता है। इसे विलयन भी कहते हैं। समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसे विलयन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विलयन भी कहा जाता है ना। जैसे चीनी पानी का मिश्रण एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। पानी और नमक का भी मिश्रण एक किसका उदाहरण है? एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ध्यान देंगे। अब हम लोग ये समझते हैं बीसमांगी मिश्रण क्या होता है। बीसमांगी मिश्रण है ना, बीसमांगी मिश्रण का मतलब समझिए कि बीसमांगी मिश्रण क्या होता है। देखो, बीसमांगी का मतलब हो गया विषम जोड़ अंगी। विषम माने भिन्न भिन्न, अंग माने हिस्सा, यानी ऐसा मिश्रण, ऐसा जिसमें संपूर्ण भाग का मिलावट एक समान नहीं हो। जैसे कीचड़ का उदाहरण आप देखें तो कीचड़ एक बीसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि उसके मिलावट संपूर्ण भाग का एक समान नहीं होता है। बालू और पानी का मिश्रण अगर आप देखेंगे तो उसके भी मिलावट एक समान नहीं होते। क्यों? क्योंकि ऊपर के हिस्से में बालू की कम अंश होते हैं, जबकि जैसे जैसे नीचे आते हैं पेंदी में बालू की हिस्सा अधिक होता है। मिट्टी और पानी का मिश्रण की बात करें तो यह बीसमांगी मिश्रण है। यानी आप कह सकते हैं कि वैसा मिश्रण, वैसा मिश्रण जिसके संपूर्ण भाग का मिलावट, जिसके संपूर्ण भाग का मिलावट, जिसके संपूर्ण भाग का मिलावट एक समान नहीं हो, एक समान नहीं हो, एक समान नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे बीसमांगी मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे बीसमांगी मिश्रण कहेंगे। उदाहरण अगर पूछे तो कीचड़ हो गया, जल और मिट्टी का मिश्रण हो गया, जल और इसका मिश्रण, बालू का मिश्रण हो गया, जल और बालू का मिश्रण हो गया। ऐसे कई एग्जाम्पल है जो बीसमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है, मतलब एक समान रूप से नहीं मिला होता है। यानी अभी हम लोग समझे मिश्रण के दो प्रकार होते हैं। ये दोनों बात हम लोग समझे। अब हम लोग समझेंगे शुद्ध पदार्थ और उसके दोनों प्रकार, यानी तत्व और यौगिक। आइए समझते हैं शुद्ध पदार्थ के बारे में कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है ना। शुद्ध पदार्थ का मतलब हो गया कि ऐसा पदार्थ जिसके सभी अणु, जितने वो अणु होते हैं, वो रासायनिक दृष्टिकोण से एक जैसा हो। माने उसके अणु या परमाणु जो भी हो, वो रासायनिक दृष्टिकोण से, रासायनिक गुणों के हिसाब से वो समान हो, तो ऐसे पदार्थ को कहते हैं शुद्ध पदार्थ। यानी वैसा पदार्थ, अगर बात करें शुद्ध पदार्थ की, तो वैसा पदार्थ जिसके संपूर्ण अणु रासायनिक दृष्टिकोण से, किसके दृष्टिकोण से? रासायनिक दृष्टिकोण से एक समान हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मतलब रासायनिक दृष्टिकोण से सारे अणु एक जैसा हो, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। और आपको पता है कि शुद्ध पदार्थ की दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? दो प्रकार। एक प्रकार है तत्व, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इसको एलिमेंट बोलते हैं। देखिए थोड़ा सा ना, क्या ये परिभाषिक टर्म चल रहा है, तो इसको थोड़ा खत्म हो जाने दो, फिर मजा आएगा कॉन्सेप्ट का, है ना। तत्व क्या होता है? आप सभी को पता है कि तत्व, आज के समय में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्या तत्व है। तत्व की पहचान क्या है? कि उसके जितने भी
परमाणु है ना, वो सारे एक जैसे परमाणु। जैसे हाइड्रोजन में अगर हजारों परमाणु है तो सारे के सारे परमाणु एक जैसा, वो सारे के सारे हाइड्रोजन के ही परमाणु है। जैसे सोना में जितने भी परमाणु सारे सोना का ही परमाणु है, उसमें लोहा के परमाणु नहीं मिलेगा। लोहा भी एक तत्व है, लोहा के जितने भी है परमाणु सारे लोहा का परमाणु है, उसमें किसी दूसरे चीज का परमाणु नहीं मिलेगा। यानी तत्व ना एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते। आप कह सकते हैं कि तत्व ऐसा शुद्ध पदार्थ है, तत्व ऐसा शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के यानी समान प्रकार के एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर क्या होता है, बने होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसको क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तत्वों की संख्या आज के डेट में कितना, 118। जैसे अगर बात करें तो आप याद भी किए होंगे, जो हम लोग पढ़े थे आवर्त सारणी में, सारे के सारे वो क्या था, तत्व था। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब क्या है, तत्व है सारे के सारे, है ना। तत्व की खास बात क्या है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ तत्व के ही परमाणु मिलेंगे, किसी दूसरे के परमाणु नहीं मिलेंगे। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में जितना परमाणु होगा वो सारा हाइड्रोजन का ही परमाणु होगा, उसमें किसी लिथियम या बेरिलियम का परमाणु नहीं पाए जाएंगे। ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं यौगिक के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, यौगिक। यौगिक बोले तो कंपाउंड। यौगिक को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड। यौगिक क्या होता है, देखिए यौगिक कहता है कि दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। क्या कहते हैं जरा देखिए, बहुत आसान बात कहता है ये कि दो या दो से अधिक तत्व मिलाओ, लेकिन शर्त इसका यौगिक का यही है कि एक निश्चित अनुपात में मिलना चाहिए, तभी वो यौगिक कहलाएगा, है ना। यानी कि दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलने पर, एक निश्चित अनुपात में मिलने पर यौगिक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, यौगिक का निर्माण करता है। कब, जब एक निश्चित अनुपात में मिलता है तब किसका निर्माण करता है, यौगिक का निर्माण करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि निश्चित अनुपात में मिलेगा तभी यौगिक बनेगा। जैसे जल एक यौगिक है H2O, आप ध्यान दीजिएगा, अगर इसके भार का अनुपात निकाले तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 से गुना किए, और ऑक्सीजन का 16, कटाएंगे तो 8 बार में कट जाएगा, यानी 1:8। अर्थात कह क्या सकते हैं कि जल कहीं से आप ले आओ, चापाकल से, नदी से, तालाब से, इस देश से, अमेरिका से, फ्रांस से, कहीं से, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 1:8 रहेगा। यानी कि ये एक यौगिक है, और यौगिक है तो इसके जो तत्व है वो भार के हिसाब से एक निश्चित अनुपात में मिला होगा, इसको हम कहते हैं यौगिक। इसलिए यौगिक का परिभाषा कहता है दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। तो आज के क्लास में यहां तक है, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट आएंगे जिसमें हम अगले टॉपिक का डिस्कस करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जा करके चैनल को ज्वाइन करिए। और इससे पहले जो आवर्त सारणी का वीडियो आया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो जाकर के अभी देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उस वीडियो को देखे बिना इसको मत देखना, समझ में नहीं आएगा। और आज इतना तक के लिए बोलिए जय हिंद, जय भारत।